हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर सीरीज में हम लोग 2020 50 मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 9 ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो इसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो ये कुछ 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से यूपीएससी रिपीटेडली हर साल पूछता ही है। तो ये टॉपिक्स करने इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जो कि मूवमेंट्स का आपको पता है, पेजेंट मूवमेंट्स हो गई चाहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, इनमें से कुछ ना कुछ यूपीएससी पूछ ही लेता है। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का ये टाइम होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो बिगनिंग होता है ये 19th सेंचुरी का, जिसमें मॉडर्न इंडस्ट्री बेसिकली इंडिया में एंट्री ले लेती है। अब बहुत सारे लोग जो है वो रेलवे कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉय हो जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास है उसके हार्बिंजर्स रहते हैं। ये हार्बिंजर्स का मतलब हो गया कि उसी अप्रोच को आगे बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, उसी अप्रोच को आगे करने वाले वो लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था रेलवेज़ के साथ साथ। फिर कोल इंडस्ट्री भी काफ़ी जल्दी डेवलप करने लगी थी, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पर वर्किंग फोर्स का एम्प्लॉयमेंट आ गया था। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी? रेलवे के साथ साथ, रेलवे तो आई गई थी, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे तो हो ही गया था, साथ ही साथ एंसिलरी इंडस्ट्री आ गई थी, फिर कोल इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, उसके बाद कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज़ भी देखी गई थी इस टाइम पर। तो अब इंडियन वर्किंग क्लास जो है उसी सेम टाइम पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन से भी सफ़र कर रही थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप का भी हो रहा था, फिर वेस्ट में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बट इंडियन वर्किंग क्लास जो है वो उसी तरीके की सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से सफ़र कर रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको? जैसे कि वेजेस कम मिलना, लेस वेज मिलना, फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होना, अनहाइजीनिक हजार्डस वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर हो गया, एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। ये सारे इश्यूज़ अभी भी इंडियन वर्किंग क्लास को फेस करने पड़ रहे थे, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक कंडीशन थी। अब कॉलोनियलिज्म इंडिया में ऑलरेडी था, और जिसकी वजह से इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट को एक डिस्टिंक्टिव टच भी मिलता है, ठीक है। तो इंडियन वर्किंग क्लास जो है उसको दो बेसिक फोर्सेस का सामना करना पड़ा था। एक इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल, और दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा था जो भी कैपिटलिस्ट क्लासेस हैं उनके थ्रू, चाहे वो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लासेस हो चाहे वो फॉरेन कैपिटलिस्ट क्लासेस हो। तो इन दोनों के थ्रू ही काफ़ी वर्किंग फोर्स को काफ़ी इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। अब इसमें इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो जो नेशनल इमेंसिपेशन का ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है उसके साथ मिल जाती है, और ये एक बड़े लेवल पे मूवमेंट आगे बढ़ने लगती है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि जब हम लेबर लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, तो जब अर्ली स्टेजेस हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की यूरोप में, तो वर्किंग कंडीशंस फैक्ट्रीज़ में और प्लांटेशंस में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी इंडिया में। वर्किंग आवर्स भी काफ़ी मतलब ज़्यादा थे। इवन आप विमेन के लिए ले लो, चिल्ड्रन के लिए ले लो, मेन के लिए तो थे ही थे, विमेन जनरल के लिए भी वर्किंग आवर्स जो है बहुत ज़्यादा थे। वेजेस बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करते थे ये लोग, और जितनी भी ओवर क्राउडेड या पुअरली वेंटिलेटेड जगहें हो गई या पुअरली लाइटेड वर्किंग प्लेसेस है ना, अंधेरों में काम कराते हैं, सेफ्टी मेजर्स भी नहीं थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में जब आया था उसके अर्ली स्टेजेस की बात है ये। अब यहाँ पर हुआ क्या था, आयरॉनिकली अगर आप देखो तो इंडियंस ने सबसे पहले रिफॉर्म्स का डिमांड नहीं किया था। जो सबसे पहले डिमांड आई थी कि आपको वर्कर्स के फैक्ट्रीज़ में भी इंडिया में कंडीशन उनकी थोड़ी सी रेगुलेशन आपको करना चाहिए, और तो ये सब जो है वो ब्रिटिशर्स के तरफ से पहले आया था। लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी थी, लैंकाशायर टेक्सटाइल मिल ओनर्स, तो उनके द्वारा ये डिमांड, रिफॉर्म्स के लिए डिमांड रेज़ किया गया था। अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव राइवल इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो एमरजेंस हो रहा था उसका। क्योंकि इंडियंस के पास एक्सेस था चीप लेबर का और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं, कहीं हमारी इंडस्ट्रीज से फिर लोग खरीदेंगे नहीं, इंडियन कंपनीज की तरफ भागेंगे। तो ये एक मेन मोटिव था ब्रिटिश डिमांड्स की तरफ। तो रिफॉर्म्स नहीं था, उनको कोई भला नहीं करना था हम लोगों का, बट उनको जो इंडियन कंपनीज का जो कॉम्पिटिशन था उनके साथ, इंडियन कंपनीज के साथ, वो उनको बेसिकली सप्रेस करना था, ख़त्म करना था। तो ब्रिटिशर्स अपनी मार्केट लूज़ नहीं करना चाहते थे,
क्योंकि उनको पता था कि इंडियन भी सेम प्रोडक्ट्स उनसे ज़्यादा कम कॉस्ट पे बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास चीप लेबर और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। वो एक मेजर रीज़न था जो वो रिफॉर्म्स लेके आने की बात करने लग गए थे। अब यहाँ पर पहला एक्ट आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1881। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 मेनली चाइल्ड लेबर से डील करता है, जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा डील कर रहा था। इनफैक्ट चाइल्ड लेबर का मतलब हो गया यहाँ पर मतलब था 7 to 12 ईयर्स एज के बीच की जो प्रॉब्लम थी उन बच्चों से डील कर रहा था। उसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस कौन थे? इसका रीज़न बेसिकली ये था कि चिल्ड्रन जो है वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इसी वजह से यहाँ से डील कर रहा है। तो इसमें था कि मिनिमम एज फॉर वर्क कितना होना चाहिए? 7 ईयर्स होना चाहिए। तो ये लिमिट होती है, 7 to 12 ईयर्स इनकी लिमिट होनी चाहिए। तो आप 7 साल से ऊपर नीचे के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिट कर दिया गया था। वर्किंग आवर्स भी 9 आवर्स पर डे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था बच्चों के लिए, कि बच्चे जो है वो 9 आवर्स तक ही काम कर सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन 9 आवर्स पर डे। और बच्चों को 4 हॉलीडे भी दी जाएंगी एक मंथ में, और जितनी भी हजार्डस मशीनरी हो गई उसको भी हटाया जाए बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें आई थी। मिनिमम वर्किंग आवर्स 9.9 और 4 लीव्स पर मंथ इनको ये दी जाएंगी, सेम जो आपने बताया। चिल्ड्रन जो है उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप डेंजरस मशीन के साथ आप काम नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज एक्ट 1981 आती है। अब इसने बेसिकली अब थोड़ा सा एज को बढ़ाने की बात की थी। अब मिनिमम एज बढ़ाई गई, 9 साल से लेकर के इनको 7 साल से 9 साल कर दिया गया। पहले मिनिमम एज क्या थी? 7 ईयर्स। बच्चे 7 साल के ग्रुपिंग, इसको बढ़ा के 9 साल कर दिया गया। पहली चीज़ ये। मैक्सिमम एज जो 12 साल थी अभी 1881 के फैक्ट्रीज एक्ट में, इसको बढ़ा करके 14 ईयर्स कर दिया गया बच्चों के लिए। मिनिमम वर्किंग आवर्स भी बच्चों के लिए घटाए गए, ठीक है। 7 आवर्स पर डे कर दिया गया। पहले 9 थे ना, अभी 7 आवर्स पर डे गया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वर्किंग आवर्स विमेन के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए कि 11 घंटे पर डे के हिसाब से काम होगा विमेन के लिए। इससे ऊपर आप काम नहीं कर सकते, जिसमें 1.5 आवर इंटरवल भी आप फीमेल को दोगे, ठीक है। और वर्किंग आवर मेन के लिए वो अनरेगुलेटेड ही रहे, उसमें कोई रेगुलेशन की बात यहाँ पर नहीं की गई। वीकली हॉलीडेज प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात आती है। तो यहाँ पर मेनली यही सब बातें लिखी गई हैं। चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर्स यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, बट दिस इज़, ये आप करेक्ट कर सकते हो, इसको 7 आवर्स पर डे कर दिया गया, ठीक है। रात को कोई काम नहीं आप देख सकते। मिनिमम एज 9 से 12 साल, 9 and 14 ईयर्स, ये कर दिया गया। विमेन के लिए सेम चीज़, मेन के लिए कोई फिक्स नहीं थे। अब इंडियन लीडर्स ने ना ही 1881 की एक्ट को सपोर्ट किया, ना ही 1891 की एक्ट को सपोर्ट किया। तो दोनों ही फैक्ट्रीज एक्ट को इंडियन लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है वो थोड़ा सा गुमराह करने के लिए ज़्यादा लाई गई थी। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स कोई हमारे भलाई के लिए तो कर नहीं रहे थे, अपने ही सेल्फिश रीजंस की वजह से ये सब चीज़ें की जा रही थी। फिर जैसे टी कॉफ़ी प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारे प्रोविजंस जो ब्रिटिश ओन टी कॉफ़ी प्लांटेशंस थे उन पर तो अप्लाई कर ही नहीं रहे थे। वहाँ का लेबर तो अभी भी एक्सप्लॉइट होता जा रहा था और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे ये लोग। गवर्नमेंट ने ये प्लांटर्स को हेल्प किया कि वो इस तरीके के लॉज पास किए ताकि एक लेबरर को पूरा मजबूर कर दिया जाए कि आप जैसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो हमारे साथ, तो आप अब काम करने से मना कर ही नहीं सकते। और अगर बाई चांस आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की कोशिश की तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और प्लांटर के पास भी ये राइट होगा कि वो जो भी लेबरर होगा उसको अरेस्ट भी करा सकता है। तो ये दोनों ही एक्ट्स 1881 1891 जो है वो टी कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं रही। कुछ रेगुलेशन आया ही नहीं, बॉन्ड साइन किया जाता था लेबर्स के साथ, और जैसे ही अगर वो ब्रीच कर दे, क्रिमिनल ऑफेंस है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इनिशियल एफर्ट्स कौन कौन से लिए गए थे उसके बारे में बात कर देते हैं। तो अर्ली नेशनलिस्ट स्पेशली मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंडिफरेंट थे ये लेबर्स के कॉज से। इन्होंने लेबर जो इंडियन ओन फैक्ट्रीज़ में लेबर थे उनसे डिफ्रेंशिएट किया ब्रिटिश ओन फैक्ट्रीज़ के लेबर्स को। उन्होंने ये बिलीव किया कि लेबर लेजिस्लेशन जो है वो उनका कॉम्पिटिटिव एज को भी अफेक्ट करेंगे, जो कि इंडियन ओन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इंजॉय की जाती है। वो एक इस मूवमेंट में डिवीज़न नहीं चाह रहे थे क्लासेस के बेसिस पर, और इन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट 1881 और 1891 को इन्हीं वजह से सपोर्ट ही नहीं किया था। इसी वजह से कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स भी किए गए, अर्ली अटैम्प्ट्स, ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वर्कर्स की इम्प्रूव की जा सके। तो ये कौन कौन से अटैम्प्ट्स थे वो देख लेते हैं। तो 1870 में
शशिपदा बैनर्जी ने एक वर्किंग मेंस क्लब स्टार्ट किया था। ये वर्किंग मेंस क्लब इस्टेब्लिश होता है 1870 में, और एक न्यूज़पेपर आता है भारत श्रमजीविका, ठीक है, भारत श्रमजीवी। तो ये न्यूज़पेपर शशिपदा बैनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अब फिर उसके बाद 1878 में सोराबजी शपूजी बंगाली ये एक बिल प्रपोज करते हैं ताकि लेबर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड हो पाए। ये बिल बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास भी कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं 1880 में, जिसमें नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया होता है जिसका नाम होता है दीनबंधु, और ये बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन भी सेटअप करते हैं। तो ये कुछ अर्ली एफर्ट्स थे जो कि वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए थे। उसके बाद 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज होती है। तिलक इसको सपोर्ट भी करते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में, केसरी और महारत, ये दोनों इनके न्यूज़पेपर्स होते हैं तिलक के। और भी कुछ एफर्ट्स लिए गए थे, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर का द हिंदू न्यूज़पेपर था, और बिपिन चंद्र पाल ने भी डिमांड किया था कि लेबरर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस टाइम पर चली थी। तो एक प्रो लेबर रिफॉर्म्स यहाँ पर चल पड़े थे, आप कह सकते हो। प्रो लेबर रिफॉर्म्स का चलन स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। अब स्वदेशी मूवमेंट आता है, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लें, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर आता है। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं वो देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में वर्कर्स जो है वो बहुत ही वाइड और बहुत ही बड़े स्केल पर पॉलिटिकल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अश्विनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस एंड अपूर्व कुमार बोस, इन लोगों के द्वारा ये जितने भी जो स्ट्राइक्स थी वो ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो ये स्ट्राइक्स जो है बेसिकली गवर्नमेंट प्रेस में, रेलवेज़ में, जूट इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सब जगहों पर ये स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की गई। और सबसे बड़ी स्ट्राइक जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो थी तिलक के अरेस्ट के टाइम पर, जो हमने लास्ट लेक्चर इनफैक्ट पढ़ा भी था, जहाँ हमने तिलक के टाइम का पढ़ा था कि क्या क्या इशूज़ अराइज हुए थे, कैसे उनका अरेस्ट हुआ था। तो तिलक के अरेस्ट के टाइम पर, उनके ट्रायल के टाइम पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी। और ये अटेम्प्ट्स क्यों लिए गए थे? ताकि ट्रेड यूनियंस को फॉर्म किया जा सके, बट ये अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लई ने ट्यूटिकोरिन और तिरुनेलवेली में ये स्ट्राइक्स को लीड किया था, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये कुछ लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो यही स्वदेशी मूवमेंट के टाइम का थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं जो कि ये लोग फेस करते हैं। कुछ यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ नाम के स्ट्राइक्स जो है किनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, अश्विनी कुमार बैनर्जी, देन प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस एंड अपूर्व कुमार घोष। इन लोगों ने ये स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की होती हैं, जिसमें से काफ़ी वर्कर्स पॉलिटिकल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारे जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं ये ऑर्गेनाइज की जाती है गवर्नमेंट प्रेस में, रेलवेज़ में एंड जूट इंडस्ट्री में। तो ये यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इस लेक्चर को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि अब ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा सा पहले का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रेड यूनियंस का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। AITUC जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो फॉर्म होती है, वो सब के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गांधी जी का क्या रोल रहता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट आती है, एंड देन लेट 1920s में क्या रहता है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस आ जाता है फिर, है ना। तो वो सारे इश्यूज़ आते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ में क्या रहता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद क्या इश्यूज़ रहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दो ही लेक्चर्स में डिवाइड किया, तो बहुत बड़े नहीं हैं टॉपिक्स छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का डिस्कस करेंगे। ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे 2020 50-50 सीरीज़ में, तो जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पर चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। साथ में अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो टॉपिक लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ में काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये वाइट रेसिज्म, सोशल कल्चर पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड टेन्योर वगैरह, ये सब, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, एजुकेशन, प्रेस पॉलिसी वगैरह, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज़ में ट्रेड यूनियन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
So that's all for today, and thank you for watching the lecture.